नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। फास्ट रिवीजन कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने शुरू कर दिया है और इसमें हम टीचिंग मेथड्स जो होते हैं हमारे, उन मेथड्स को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टीचर सेंटर्ड मेथड को देखा है और अब हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड देख रहे हैं। और जो हमारा टारगेट है जीआरएफ पाने का, उसे हम हासिल करके रहेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए, वो हमारे 100% कवर हो जाएंगे। लेट्स क्रैक इट दोस्तों। और जो सिलेबस में देखकर ये जो वीडियो बना रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। और यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जो सिलेबस मैंने यूजीसी एनटीए की तरफ से जो सिलेबस रखा है, महाराष्ट्र सेट की तरफ से पेपर 1 के लिए जो सिलेबस रखा है, और कर्नाटक सेट, ठीक है, उस एग्ज़ाम में जो पेपर 1 के लिए सिलेबस रखा है, इन तीनों के सिलेबस को देखकर ही मैं यह वीडियो बना रही हूँ। सो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको समझ में यह नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है और क्या पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर, एजुकेशन विथ में मेरा चैनल है, वहाँ पर जाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। हर एक की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और आप वहाँ पर जाकर उन सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एजुकेशन विथ में मेरा चैनल है, लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। मेरा जो टाइम टेबल है, सुबह मंडे टू फ्राइडे जो सेशन होता है मॉर्निंग का, पेपर 1 का सेशन होता है 11 से 12 बजे तक। रात में पेपर 2 का सेशन होता है 10 से 12 बजे तक। अभी हमारा फास्ट रिवीजन शुरू हो चुका है। सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और दोस्तों, जो मैं यहाँ पर यूजीसी एनटी की तरफ से जो रखा गया सिलेबस है, उसके पेपर 1 और पेपर 2 के मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको मतलब फीस पेड नहीं करना है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ऑफ मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस को स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, अगर आपको उन सारे वीडियोस की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के साथ साथ ही हम कुछ और मेथड्स हैं और जो उसके प्रस्तावक रहे हैं या प्रवर्तक रहे हैं, उन्हें भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस है स्टडी के रिलेटेड जो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनका जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपको डाउट्स है, उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने परियोजना विधि, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, लेकिन परियोजना विधि को हम थोड़ा सा और उसकी जानकारी देखेंगे। यहाँ पर जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है प्रयोजनवाद की, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रयोजन विधि को ही हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि या मेथड, ठीक है, इसे ही हम प्रयोजन विधि कहते हैं। इसे ही हम प्रयोजनवाद की विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है वो है प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म। और दार्शनिक प्रणेता जो रहे हैं जॉन डेवी, मैंने पहले ही बताया था थोड़ा विश्लेषण के तौर पर, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है।
और जो वर्तमान में जो इसके प्रवर्तक है किलपैट्रिक है, ठीक है, किलपैट्रिक। और ये जो विद्वान है प्रैग्मेटिज्म को बहुत मानते हैं और इसमें जो संशोधन किए हैं J.A. स्टीवंस ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। यहाँ पर क्वेश्चन 100% बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयोजनवाद विधि की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है वो कौन सी है। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में अलग अलग नाम दिए जाएंगे, उसमें से प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं, यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर और एक प्रश्न बनता है कि दार्शनिक प्रणेता प्रयोजनवाद के या प्रोजेक्ट विधि के दार्शनिक प्रणेता कौन है, तो यहाँ पर जॉन डेवी है। प्रयोजनवाद के जो वर्तमान में यानी हाल ही में जो प्रवर्तक रहे हैं उनका नाम क्या है, तो किलपैट्रिक है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जॉन डेवी के जो शिष्य है वो किलपैट्रिक ही है। और यहाँ पर जो प्रयोजनवाद पर जिन्होंने रिसर्च किया है, संशोधक किया है या अनुसंधान किया है, तो उनका नाम आता है J.A. स्टीवंस। तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में देखेंगे तो हम प्रोजेक्ट का एक मतलब प्रोजेक्ट विधि जो है उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि प्रयोजनवाद या प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। और इसका जो सिद्धांत है, ठीक है, थेरीज है इसके बहुत सारे, इसमें से 3 प्रमुख थेरीज है। यहाँ पर बालक सहचर्य, सहयोग एवं क्रियाशीलता के द्वारा सीखता है, यह एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक जोर दिया जाता है। और तीसरा जो सिद्धांत है इसमें जीवन द्वारा सिखाना यानी लर्निंग बाय लिविंग। तो इस प्रकार इसमें सिद्धांतों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये जो 3 सिद्धांत है आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर जो स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स बताए हैं किलपैट्रिक के अनुसार कि प्रोजेक्ट विधि के जो स्टेप्स होते हैं वो इस प्रकार है। इसमें 6 स्टेप्स माने गए। एक है परिस्थिति तैयार करना यानी प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। सेकंड है चयन करना एवं सुझाव देना, इसे ही सिलेक्शन एंड सजेशन कहते हैं। तीसरा है योजना तैयार करना यानी प्लानिंग, मेड अ प्लानिंग या मेक अ प्लानिंग कह सकते हैं। चौथा है कार्यान्वित करना यानी एग्जीक्यूटिंग करना। 5वां है मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएटिंग करना। और छठा जो बनता है अंतिम है रिकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट विधि में जो अध्यापक के कार्य होते हैं वो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि अध्यापक के कार्य, इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ कार्य है जो किलपैट्रिक के अनुसार है। छात्रों का मार्गदर्शन, छात्रों के साथ मित्रवत संबंध, छात्रों को प्रोत्साहन, प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना और छात्रों को सचेष्ट बनाना यानी सुचारूभूत उनमें जो दृष्टिकोण होना चाहिए उन्हें वो उस दृष्टिकोण से देखने के लिए सफल बनाना और चारित्रिक विकास करना छात्रों का और अध्यापक को अधिगम अनुभूति, ये जो है ये अध्यापक के कार्य है प्रोजेक्ट विधि में। और प्रोजेक्ट विधि के जो गुण है यानी मेरिट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जो मेरिट्स है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह जो गुण माना जाता है सहयोगात्मक, विषय का चयन करना, रुचि का विकास करना, विभिन्न छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए यह जो विधि है, बाह्य जगत से संपर्क और प्रखर प्रक्षेपण शक्ति का विकास और ज्ञान प्राप्ति में सहायक और रचनात्मक चिंतन में उन्नति। और इसके जो डीमेरिट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो डीमेरिट्स में देखिए दीर्घ अवधि है, मतलब बहुत समय लगता है, और सतही ज्ञान है, अनुभवहीन शिक्षक है, कौशल्यहीन शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों का अभाव, अपव्ययी विधि और अनुपयुक्त शिक्षण इसे माना जाता है। अब हम अगला जो टाइप है उसे देखेंगे दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए जो अगली विधि है अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि। इस विधि को यहाँ पर मतलब ये मिश्रण विधि मानी जाती है, मिश्रण मिक्स्ड मेथड कह सकते हैं हम इसे। अनुशिक्षण विधि के द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल्य विकसित किए जाते हैं। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को पाटने में विभिन्नताओं के जो काम होते हैं उसमें कराती है और शिक्षक इस प्रविधि के द्वारा छात्रों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इस विधि में 3-4 और विधियां हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो विभिन्न रूप है, इसके 3 विभिन्न रूप माने जाते हैं। ठीक है, 3 विभिन्न रूप। एक है निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण यानी इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल्स। इसमें शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं। मतलब निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण में जो छात्र होता है शिक्षक के साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से यानी वैयक्तिक रूप से वह विचार विमर्श यानी विचार मंथन यहाँ पर कर सकता है। और दूसरा है सामूहिक अनुशिक्षण यानी ग्रुप ट्यूटोरियल्स। इसमें एक साधारण स्तर का यह जो ग्रुप होता है छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है इसमें। और यहाँ पे ग्रुप ट्यूटोरियल्स में एक छात्रों का समूह करके एक विशिष्ट शिक्षण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। और तीसरा जो टाइप है या तीसरा जो रूप है इसमें प्रयोगात्मक अनुशिक्षण यानी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। इसमें यह मुख्यतया शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित यह अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल होता है। अब इसमें जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है उन्हें देखेंगे। यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी है और इस विधि के द्वारा छात्रों का जो अधिक विचार कर उनमें जो विचारशील शक्ति को उत्पन्न करने के लिए इस विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक गुण माना जाता है इसमें कि इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बेहतर बनाने के लिए नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो डीमेरिट्स होते हैं यानी सीमाएं, और इसमें देखिए ज़्यादा कुछ सीमाएं नहीं हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हें ही पढ़ा रही हूँ। यदि प्रशिक्षकों की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है और इस विधि में काफ़ी समय लग सकता है। तो इस कारण इस विधि की जो 2 ही डीमेरिट्स में मेरे हिसाब से 2 ही डीमेरिट्स है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल्स विधि के गुण निम्नलिखित में से कौन से है या क्या है या कौन से नहीं है, इस प्रकार। ठीक है, और वेष्टि प्रकरण विधि इसे ही हम केस स्टडी कहते हैं और इसमें देखिए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है और यह जो विधि है उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। मतलब जिन स्टूडेंट के बारे में यह बता रहे हैं वो स्टूडेंट पारंपरिक शिक्षण यानी एक परंपरागत तौर पर चलती आ रही शिक्षण को ही वो ग्रहण करते रहे, तो उनके लिए यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बढ़ावा या परिवर्तन ला सकता है। और यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्ति के द्वारा संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना और निर्णय लेना, चुनौतियों का सामना करना आदि है। और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन यानी लीगल स्टडीज, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जा सकता है। और इस विधि के जो लाभ है, मेरिट्स है, वो मेरिट्स इस प्रकार है। ठीक है, मेरिट्स है कि यह जो विधि है भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच और मूल्यांकन और
तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाता है। और यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। अंत में यह यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका गुण या लाभ माना जाता है कि छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। और यहाँ पर जो डीमेरिट्स है उसमें इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है और यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। अब जो अगली विधि है वो है पात्र अभिनय या अनुकरणीय विधि, उसे ही हम रोल प्लेइंग कहते हैं। और रोल प्लेइंग विधि में यानी इस मेथड में शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान या ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल्य और उनकी जो पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं होती है हल करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। पात्र अभिनय जो होता है प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतर किया जाता है। यानी नाटक के तौर पर पात्रों की रचना की जाती है और पात्र उस नाटक को स्टेज पर जाकर अपने अपने जो समस्याओं को ध्यान में रखकर उस पात्र को निभाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और इससे छात्र अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है और इससे उसके जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं और उनके जो मानवीय कौशल्य भी बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं छात्र। पात्र अभिनय के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं उसमें से देखिए, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक मात्र होती है और यह विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है और इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। और यह जो विधि है निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वार्ता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विकास करती है और यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण सिद्ध रहती है। और इसके जो डीमेरिट्स है इस पात्र अभिनय या अनुकरणीय विधि के, उसे हम देखते हैं। और इसके अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल जो परिणाम होते हैं यहाँ भी देख सकते हैं इसके। और प्रायः वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ भूमिका निभाने से अधिक जटिल होती है और इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी बहुत सारे जो संसाधन या इक्विपमेंट्स होते हैं या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है छात्रों को। जो अंतिम जो विधि है टीचर सेंटर्ड मेथड की, वो है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली विधि। इसे ही हम पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। और शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोगी मानी जा सकती है, यानी जरूरी मानी जा सकती है। और यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और इस प्रणाली में मुख्यतः पांच तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। और वो जो पांच तत्वों में से सबसे पहला महत्वपूर्ण जो तत्व माना जाता है सीखने में निपुणता, और दूसरा आत्मगति, तीसरा है लिखित सामग्री पर अधिक बल, चौथा है कुलानुशासक, यानी यहाँ पर कुलानुशासक का मतलब है प्रॉक्टर, ठीक है। और जो अंतिम पांचवा तत्व माना जाता है व्याख्यान। तो इस विधि के जो लाभ है उन लाभों को देखिए कि इस प्रणाली में शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है और दूसरा है शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तय की गई गति से ही सीखता रहता है। इसके जो मेरिट्स है वो यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे दोस्तों। डीमेरिट्स वो होते हैं, इसमें यह तेजी से बदलती जो पाठ्यक्रम सामग्री यानी कोर्स कंटेंट जो बदलते रहता है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अनुपयुक्त है। और यह प्रणाली मनोसंचालक यानी साइकोमोटर और भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन में जो ज्ञान क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। कौन सी? यह विधि, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली विधि। अब हम देखेंगे कि प्रदर्शन विधि। अब पहले ही हमने यहाँ पर देखिए व्याख्यान प्रदर्शन विधि में ही हमने प्रदर्शन विधि को देखा है, लेकिन और एक बार मैं इसे
थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है और यह विधि सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है और इस विधि को कक्षा में संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव और मनोसंचालक यानी साइकोमोटर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन को मौखिक यानी मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह जो दृक् श्राव्य यानी ऑडियो विजुअल स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकती है यह विधि, ठीक है, प्रदर्शन विधि। और इस विधि में जो लाभ है इसके, यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशील होती है। इस विधि में मूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट की जो अवधारणाओं को प्रभावित करने के लिए ढंग से यहाँ पर समझाया जा सकता है या प्रभावी बनाया जा सकता है। और यह जो विधि है उद्देश्यों को संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन और भावात्मक यानी इफेक्टिव डोमेन और मनोसंचालक यानी साइकोमोटर डोमेन में प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी या ज़रूरी मानी जाती है इस विधि को। अब इस विधि की जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स को देखेंगे। और इस विधि में प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर मिलते हैं, यानी बहुत ही कम अवसर मिलते हैं यहाँ पर। अब इस प्रकार हमने टीचर सेंटर्ड मेथड को देखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ठीक है। अब हम इस स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मुझे जितने महत्वपूर्ण लगते हैं उन सारे मेथड्स को यहाँ पर लेकर आई हूँ। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहेगा। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं और बहुत सारे क्विज़ेस को भी मैंने वहाँ पर डाल दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर जो मैं यह जो मटेरियल ला रही हूँ आपके सामने वो किसी एक किताब से नहीं, मैंने बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद ही इन सारे मतलब ये जो सारा मटेरियल है मैं आपके सामने ला पा रही हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारे एक किताब पढ़ने से मतलब आप नेट क्लियर हो जाओगे, लेकिन आपको अगर जीआरएफ लेना है तो आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। परंतु आपको यहाँ पर बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियोस शुरू से लेकर अंत तक देखते जाओगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है या एग्ज़ाम रिलेवेंट मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस के जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने टेलीग्राम के चैनल पर बहुत सारे पीडीएफ में डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। छात्र केंद्रित विधि है, उसे ही हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहते हैं या लर्नर सेंटर्ड मेथड कहते हैं या पुपिल सेंटर्ड मेथड कह सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेथड्स है उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पर देखेंगे बारी बारी। अब पहला जो मेथड है इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये जो मेथड है, ठीक है, यह जो मेथड है डीएस कोठारी के विचार से, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि जो है डीएस कोठारी का जो विचार है यानी मत है कि विज्ञान सीखने का अर्थ है कि विज्ञान करना, यानी टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस। वे कहते हैं कि विज्ञान सीखने की और कोई विधि नहीं है कि विज्ञान शिक्षा के आरंभ में ही यहाँ तक कि स्कूल स्तर पर भी इस प्रकार सीखना चाहिए। ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये जो रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे और सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज सिटी ऑफ गाइल्ड्स लंदन में कार्यरत रहे हैं। और इस विधि का केंद्रीय पक्ष है जो कुछ भी छात्र सीखना चाहता है वह स्वयं प्रयोग करके सीखने तथा उसकी खोज कर सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मत है इसमें यह एक शिक्षण की एक ऐसी विधि मानी जाती है जिसमें
जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में बनना पड़ता है और इस विधि में छात्रों को बताया नहीं जाता, वे स्वयं खोज कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है हम उसे देखेंगे, यानी ह्यूरिस्टिक विधि की जो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड है, उसे हम देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पृष्ठ दिया जाता है जिस पर स्पष्ट रूप से निर्देश लिखे रहते हैं और इसके साथ ही छात्र ने जो समस्या चयन की है उस प्रकार प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है। छात्र यहाँ पर निर्देशित किए हुए बातों को ध्यान में रखकर अपने प्रयोग का संपादन करता है। कहीं कोई कठिनाई उपस्थित होने पर वह छात्र अपने शिक्षक से विचार विमर्श या परामर्श के लिए स्वतंत्र रहता है। प्रायः यह छात्र स्वयं निर्देशों के अनुरूप प्रयोग करते हैं और तथा अपनी कापियों में उसका रिकॉर्ड लिखते रहते हैं और वे प्राप्त निष्कर्षों तथा प्रस्तुत समस्याओं पर उसके प्रभावों का विवरण भी अपनी प्रेक्षण पुस्तिका पर लिखते रहते हैं। यानी प्रैक्टिकल नोटबुक जो रहती है वहाँ पर स्टूडेंट अपने मतलब जो भी प्रैक्टिकल्स को किस किस प्रकार लिखा है या किस किस प्रकार किया है, तो वो सारा का सारा मतलब डेटा प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखते रहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि एक प्रणाली शिक्षण है, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है, ठीक है। वास्तव के अनुसार इस विधि के जो प्रखर समर्थक थे उन्होंने लिखा है कि ह्यूरिस्टिक विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसमें ज्ञान को द्वितीय स्थिति में रखा जाता है, यानी ज्ञान को गौण स्थिति में रखकर प्रैक्टिकल जो एजुकेशन होता है या प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि है उसमें एक निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव है, यह एक जो विधि है वो फॉर्मेटिव है और यहाँ पर जो सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेशनल नहीं है। और यदि छात्रों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो इस विधि के द्वारा बालक में परिश्रम एवं उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है और यह विधि छात्रों में स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की जो शक्ति का विकास करती है। और जब छात्रों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे स्वयं ही समस्या को ढूंढ सकते हैं, स्वयं ही उससे संबंधित सच्चाई यानी सच का अन्वेषण करके यह स्वाभाविक है कि नहीं, इसमें छात्रों की भावी जीवन के लिए विकसित प्रशिक्षण को प्राप्त किया जाता है और इस प्रणाली के जो द्वारा छात्र में वैज्ञानिक अनुशासन या दृष्टिकोण को वास्तविक रूप से सुविधापूर्वक विकसित किया जा सकता है। इसके माध्यम से उनमें परिश्रम और निरीक्षण की आदतों का निर्माण होगा और उनकी जो मौलिक चिंतन करने की जो शक्ति होती है प्रोत्साहन मिलेगा और जो कि आगामी वयस्क जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होगी। और आर्मस्ट्रांग ने स्वयं यहाँ पर एक मत दिया है इस विधि के संदर्भ में कि यह मेरी केवल राय नहीं है बल्कि दृढ़ विश्वास है कि कई वर्षों के वास्तविक परीक्षण के निरीक्षण से यह निष्कर्ष रूप से सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने वाले को अनिवार्य रूप से वास्तविक अनुसंधानकर्ता के रूप में लेना चाहिए। जिन्होंने भी इस व्यावहारिक प्रश्न का उचित अध्ययन किया है उन सभी की यह राय है, छोटे बालकों को इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस विधि के जो गुण माने जाते हैं यानी मेरिट्स, उन मेरिट्स को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर जो छात्रों के जो मौलिक गुण होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए उसे महत्व दिया है। परिश्रम की आदत पड़ती है। वैज्ञानिक प्रणाली में परीक्षण या प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। वैयक्तिक ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्ति में सहयोग या मदद मिलती है। मधुर शिक्षक और छात्रों का संबंध रहता है, यानी उनका जो संबंध रहता है वो बहुत ही सुगम और मधुर बनता है और आत्मनिर्भरता की ओर छात्र बढ़ते हैं। और ये जो गुण है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण माने जा सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि के डीमेरिट्स। ह्यूरिस्टिक विधि के जो डीमेरिट्स में सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों को आविष्कार का दर्जा देना, धीमी गति, अनुसंधान विधि पर बल दिया जाता है और प्रयोगात्मक कार्य पर बल है, छोटी कक्षा में अनुपयोगी मानी जाती है और शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अपव्ययी विधि है, मतलब बहुत सारा व्यय होता है। समस्या निर्धारण की जो जटिलता होती है, कठिनता होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरी जो विधि है इस स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की, समस्या समाधान विधि। और यह जो विधि है शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, जिसमें छात्रों को समस्या समाधान का प्रशिक्षण प्रदान यहाँ पर किया जाता है। समस्या से तात्पर्य कहना है कि उस अनुत्तरित प्रश्न से है जिसका समाधान खोजना शेष है। इन समस्याओं का हल खोजना ही समस्या समाधान विधि का एक मतलब विधि का जो महत्व है इसमें हम देख सकते हैं। समस्या समाधान को वैज्ञानिक विधि अथवा विज्ञान की विधि की संज्ञा भी दी जाती है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, समस्या समाधान के जो प्रवर्तक हैं सुकरात है, ठीक है। सुकरात समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रस्तावक माने जाते हैं। रिस्क के अनुसार छात्रों के मन में समस्या को उत्पन्न करने की ऐसी प्रक्रिया जिससे वे उद्देश्यों की उत्साहित होकर तथा गंभीरतापूर्वक सोचकर एक युक्तिसंगत हल निकालते हैं, जिसे हम समस्या समाधान कहते हैं। रिस्क का मानना है, ठीक है। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको देखेंगे। समस्या का शैक्षिक मूल होना चाहिए, समस्या व्यवहारिक होनी चाहिए, समस्या उपयोगी होनी चाहिए, समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, समस्या छात्रों की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए, समस्या छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, समस्या तार्किक हो सकती है, समस्या के हल करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए, समस्या पाठ्यक्रम के समांतर हो, समस्या में नवीनता एवं मौलिकता होनी चाहिए और समस्या कल्पनाजन्य होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया यह दोस्तों। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स मौजूद है, स्टेप्स, ठीक है। समस्या समाधान के जो स्टेप्स हैं उसमें 6 स्टेप माने जाते हैं। उसमें से जो पहला स्टेप है वो है समस्या का परिभाषीकरण यानी व्याख्यायीकरण करना, समस्या का आंकड़ों का संकलन करना यानी आंकड़े हमारे पास कितने हैं उसका संकलन करते जाना, यानी हमारी जितने भी समस्याएं आती है उसके संदर्भ में आंकड़ों का हमारे पास संकलन होना चाहिए। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है और संबंधित घटनाओं का पूर्व कथन होता है। पूर्व कथन की गई जो घटनाएं होती है उसका निरीक्षण यहाँ पर करके अंतिम में निष्कर्ष को प्राप्त करना पड़ता है। और यहाँ पर इसके जो गुण माने जाते हैं, समस्या समाधान विधि के जो गुण हैं, मेरिट्स, उन मेरिट्स को देखेंगे दोस्तों। उन मेरिट्स में कौशल्यों का विकास होता है, करके सीखने का पोषक सूत्र माना जाता है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित है यह विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यहाँ पर होता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, व्यक्तिगत ध्यान में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्ति का सुलभ मार्ग हम यहाँ पर इस विधि के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसके जो डीमेरिट्स है उन डीमेरिट्स को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर धीमी गति से यह कार्य चलता है, प्रयोगों पर अत्यधिक बल होने के कारण थोड़ी सी इसमें दोषपूर्ण मानी जाती है और पाठ्य पुस्तकों का यहाँ पर अभाव है और अपव्ययी विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली शिक्षकों के द्वारा एवं दूसरों के लिए यह उपयुक्त सिद्ध होती है और प्रयोग पद्धति पर अतिरिक्त बल देने के कारण थोड़ा सा दोष यहाँ पर निर्माण होता है और शिक्षक की जो समस्या समाधान की प्रक्रिया में निपुणता हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इतने सारे हमने इसके दोष वगैरह देखा है तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा ज़रूर दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि समस्या समाधान विधि के प्रस्तावक या प्रवर्तक या इसके जो प्रस्तावक यानी इसके जो इस विधि के जो जन्मदाता है उसके संदर्भ में प्रश्न
पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर आप इसका उत्तर बता सकते हैं सुकरात। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि असाइनमेंट विधि के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और यह एक ऐसी संयुक्त शिक्षण विधि यानी मिक्स्ड मेथड है जिसमें प्रयोग दर्शन विधि यानी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड एवं व्यक्तिगत प्रयोगशाला विधि यानी इंडिविजुअल लैब मेथड दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर हुआ है। और इसमें उपर्युक्त दोनों भी जो मैंने बताए हैं विधियों के मौलिक गुणों का मेल यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसमें शिक्षक के लिए आवश्यक है और असाइनमेंट तैयार करते हुए छात्रों की आयु, रुचि, स्तर एवं प्रेरणा आदि को ध्यान में रखकर असाइनमेंट दी जा सकते हैं। और असाइनमेंट के दो प्रकार माने जाते हैं, एक है गृह असाइनमेंट, इसे ही होम असाइनमेंट कहते हैं, और दूसरा है स्कूल असाइनमेंट, इसे ही हम शालेय अधिविन्यास भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो स्कूल असाइनमेंट होता है उसमें बहुत सारी कसौटियाँ होती है, क्राइटेरियाज होते हैं जो गुड असाइनमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो असाइनमेंट की जो कार्यप्रणाली है वो उस कार्यप्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रिपरेशन पार्ट होता है और दूसरा है प्रयोगशाला संबंधित जो वर्क होता है उसके संदर्भ में। यहाँ पर जो असाइनमेंट बनाने के लिए जो विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें 7 विधियां होती है। पहला है असाइनमेंट की संख्या सुनिश्चित करना, पाठ्यपुस्तकों का चयन करना, अतिरिक्त अध्ययन करना, प्रश्नों का चयन करना, स्पष्ट निर्देशन देना, परिणामों का रिकॉर्ड तैयार करना और रेखा चित्र तैयार करना और अंतिम में निष्कर्ष को प्राप्त करना। इस विधि के जो गुण माने जाते हैं वो इस प्रकार है कि छात्रों के मस्तिष्क स्तर पर या मानसिक स्तर के अनुकूल कार्य करना, यानी वर्क अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं इसे। अध्यापक का जो मार्गदर्शन है यानी गाइडेंस ऑफ टीचर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। प्रयोगात्मक कार्य पर बल यानी एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल वर्क, प्रगति चार्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, और परिश्रम का महत्व यानी सिग्निफिकेंट ऑफ मैनुअल लेबर्स, और अध्ययन के प्रति प्रोत्साहन यानी एनकरेजमेंट फॉर स्टडी, छात्रों के लिए उत्तरदायित्व की जो भावना होती है यहाँ पर यानी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह भी एक गुण है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स, यह भी इस विधि का गुण माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे दोस्तों। अब हमने मेरिट्स को देखा है, अब हम डीमेरिट्स को देखेंगे। इसमें जो डीमेरिट्स है उसमें विधि सम्मत पुस्तकों का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, समय का अभाव है, दीर्घकालिक पाठ्यक्रम क्या अनुपयुक्त मानी जाती है यह विधि, कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है और प्रयोगशाला का अभाव होने के कारण यह विधि असफल हो सकती है, नकल करने की यहाँ पर प्रवृत्ति है और अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है। और ये जो दोष माने जाते हैं तो इस पर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि असाइनमेंट जो विधि होती है उस असाइनमेंट विधि के गुण निम्नलिखित में से कौन से है या कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे ही आप इस टॉपिक को अगर कवर करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अब जो चर्चा विधि है, ठीक है, अब उस चर्चा विधि को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा विधि को ही यहाँ पर डिस्कशन मेथड या डिस्कशन जो विधि होती है उसे कह सकते हैं, यानी एक एक विधि के बहुत सारे नाम यहाँ पर बताए हैं। सो दोस्तों, अगर इन सारे विधियों के नाम अगर आपको समझ में या ध्यान में रहेंगे, समझ में आएंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुपयोगी विधि है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल या कठिन समस्या के समाधान तक पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे चर्चा विधि कह सकते हैं। समझ में आई यह डेफिनेशन? तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि यानी जो काल होता है या टाइम होता है, यहाँ पर कालांश आदि सुनिश्चित कर देते हैं और छात्रों से चर्चित विषय सामग्री के सभी पक्षों को तैयार करने के लिए यहाँ पर सूचित किया जाता है या बताया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि आवश्यक
आवश्यक जो समझने वाली जो चीज़ें होती है, तो उस विषय वस्तु की जो पृष्ठभूमि होती है, पुस्तकालय की द्वारा सहायक सामग्री एवं पुस्तकों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे यहाँ पर साझा करना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर जो सावधानियाँ हैं, यानी जो डिमेरिट्स हैं यहाँ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे हम देखेंगे दोस्तों। और छात्रों के रुचि के अनुकूल विषय वस्तु होती है और कक्षा का उचित वातावरण, मिलकर सोचना यानी थिंकिंग टुगेदर की भावना का विकास यहाँ पर होता है। और चर्चा को वाद विवाद बनने से रोकना चाहिए और सभी छात्रों को बोलने पर अवसर प्राप्त होने चाहिए। व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहिए और उचित अनुशासन का यहाँ पर निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने चर्चा विधि को देखा है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि आगमनात्मक निगमनात्मक विधि को। आगमनात्मक निगमनात्मक जो विधि है, यह विधि यहाँ पर दो विधियों को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगमन विधि भी है और निगमन विधि है, परंतु हम यहाँ पर जो मैंने बताया है कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों भी एक साथ ही पढ़ाने के लिए मैंने इस विधि को यहाँ पर रखा है। और आगमन विधि के जो प्रवर्तक है वो है बेकेन, ठीक है। आगमन विधि के प्रवर्तक है बेकेन और निगमन विधि के प्रवर्तक है अरस्तु। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि आगमन निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, बेकेन, तो निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर अरस्तु। तो अब यहाँ पर देखिए कि आगमन एवं निगमन जो विधि है, दो परस्पर विधियों का सम्मिलित स्वरूप है। मैंने पहले ही बताया था, दोनों भी सम्मिलित है या समावेशित है। आगमन विधि का जो तात्पर्य होता है कि ऐसी विधि जो किसी सत्य नियम का प्रतिपादन करती है और अन्य एक समान परिस्थितियों में उनका सामान्यीकरण करती है। और जो यह विधि है, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ऐसे प्रश्न जो शिक्षण सूत्र होते हैं उस पर आधारित यह विधि मानी जाती है। और निगमन विधि का जो ठीक तात्पर्य यह है कि आगमन विधि के पूरक इस विधि निगमन विधि को माना जा सकता है। अब आगमन और निगमन विधि को हम डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी फर्क के तौर पर देखेंगे दोस्तों। और आगमन विधि और निगमन विधि में क्या फर्क है, इसे हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। आगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। उसी तरह निगमन विधि में भी विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें आगमन विधि में जो छात्र होते हैं नियम पूर्व में बताए जाते हैं और छात्र उनकी उदाहरणों के द्वारा पुष्टि करते रहते हैं। और निगमन विधि में छात्र स्वयं सिद्धांतों एवं नियमों की खोज करता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, आगमन विधि में जो छात्र होते हैं शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं, परंतु निगमन विधि में छात्र स्वयं सिद्धांत एवं नियम निर्माण करते हैं और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं। आगमन विधि में एक और अध्यापक को अधिक परिश्रम करना होता है और छात्र अपेक्षाकृत निष्क्रिय बने रहते हैं, परंतु निगमन विधि में इस प्रकार नहीं, शिक्षक छात्र दोनों ही समान रूप से सक्रिय बने रहते हैं। आगमन विधि में छात्रों की जो रुचि है, योग्यता एवं कठिनाई यानी जटिलता पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु निगमन विधि में छात्रों की योग्यता, रुचि और जो उनकी जो जटिलताएं होती है उसे ध्यान में रखकर ही यहाँ पर बताया जाता है छात्रों को। अब आगमन विधि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा साउंड में फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि जितना फास्ट मैं पढ़ाते जा रही हूँ उससे से थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो निगमन विधि है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि अनुकरणात्मक विधि है, निगमन विधि यह अनुसंधानात्मक विधि है। अब जो अंतिम फर्क दोनों के बीच में बचा है तो वह इस प्रकार है कि
आगमन विधि छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं करती, बल्कि निगमन विधि यह छात्रों को नवीन खोज की ओर व्यस्त करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे सुपुर्द। ठीक है, अब तक हमने ह्यूरिस्टिक विधि को देखा है, समस्या समाधान विधि को देखा है, प्रोजेक्ट विधि, असाइनमेंट विधि को देखा है, चर्चा विधि को देखा है। अब हम देखेंगे सुपुर्द नियत कार्य विधि। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांतरित कार्य, यानी इसे ही असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, पहले ही हमने प्रोजेक्ट असाइनमेंट विधि में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, लेकिन एक अलग से पॉइंट के तौर पर अगर हम देखेंगे तो इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना और सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये सारा हमने देखा है दोस्तों, और इसके जो गुण है उसके संदर्भ में भी हमने देखा है। समस्या समाधान क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का कारगर माध्यम है, और इससे छात्रों में रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि का विकास होता है और उत्तरदायित्व की भावना प्रबल बनती है। यानी समस्या समाधान की जो क्षमता होती है बढ़ाने की, उसमें सहायता होती है दोस्तों। और इसमें जो सीमाएं होती है, ठीक है, कार्य को सावधानी से आयोजित ना किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकता है, यानी कॉपी कर सकते हैं। और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है और शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम अगली जो विधि है, क्रमादेशित निर्देश विधि या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। और इस विधि में क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के लिए एक सामान्य शब्द है, जो आत्मगति यानी सेल्फ पीस के तार्किक क्रम यानी लॉजिकल स्टेप पर आधारित होती है। और इसमें शिक्षार्थी यानी छात्र प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो लाभ है, इस लाभ के संदर्भ में थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। नियमित रूप से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देते हैं, और यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है, और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। तात्पर्य कहना यह है कि दोस्तों, शिक्षण की यह विधि शैक्षिक कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सकता है। शिक्षण के जो कार्यक्रम अनुदेश विधि को किस विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और इस विधि के जो दोष माने जाते हैं कि तार्किक और उच्च स्तर पर संकुचित प्रणाली होने के कारण यह शिक्षण विधि विद्यार्थियों के मध्य अरुचि यानी उसमें रुचि नहीं रख सकते या अरुचि निर्माण होती है। इस विधि में कुछ समय उपरांत शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर कम हो जाता है और इसकी संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर तात्पर्य यह है कि कुछ समय के बाद यानी कुछ वक्त के बाद शिक्षार्थी की जो प्रेरणा होती है वह कम होने लगती है दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर आधारित शिक्षण। ठीक है, मतलब यह एक महत्वपूर्ण विधि है, और इस विधि के अनुसार इस विधि में यह है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण का जो संबंध होता है कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है, और कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने की क्षमता होती है। तात्पर्य यह है कि जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का जो उद्देश्य होता है कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना, और इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अत्यधिक वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि से ऑडियो वीडियो टेप की जो प्रस्तुति होती है परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज़्यादा
प्रभावोत्पादक और शीघ्र पहुंच वाली होती है और इसमें सही जानकारी प्राप्त करने की जो अधिक विकल्प होते हैं और शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार फीडबैक करने की जो स्थिति बनी रहती है। मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। और इसके जो गुण माने जाते हैं उन गुणों को देखेंगे। इस शिक्षण विधि में अन्य विधि की तुलना में अधिकतम लचीलापन और नियंत्रण की बेहतर और इस विधि को अनुकरण यानी स्टिमुलेशन अभ्यास यानी स्टिमुलेशन स्टडी, मॉडलिंग आदि कार्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है और इसमें सूचना प्रवाह की गतिशीलता और पाठ्य सामग्री की पर्याप्तता की दशा विद्यमान रहती है। और इसमें देखिए दोस्तों, इसके जो सीमाएं हैं या दोष है या डिमेरिट्स है, शिक्षण की यह प्रणाली अवैयक्तिक यानी इम्पर्सनल और महंगी है, जो सभी के पहुंच की सीमा के बाहर की है। और इस व्यवस्था से शिक्षण प्रणाली में सुव्यवस्थित संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है और अन्यथा प्रणाली विफल हो जाएगी यानी सफल नहीं हो पाएगी। अब हम जो अगली विधि है परस्पर संवादात्मक वीडियो विधि, उसे हम देखेंगे। इसे ही इंटरैक्टिव वीडियो मेथड्स भी कहते हैं। इस विधि के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो शिक्षण विधि में शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रमरहित ढंग से यानी रैंडमली, ठीक है, से आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह छात्र विधि को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों और समस्याओं की जानकारी तथा संशोधनात्मक उपाय सफलता से आपूर्ति करने में सक्षम है और इसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने परिणामों की पुष्टि करते रहता है। और इंटरैक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ ही वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से होती है। और इसके जो मतलब यहाँ पर जो गुण माने जाते हैं उन गुणों को देखेंगे दोस्तों। इंटरैक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है उसे बढ़ाता है, अभिवृद्धि करता है और उसमें जो पारदर्शिता होती है या सरलता होती है इस विधि के माध्यम से आती है और इससे प्राप्त शिक्षण सामग्री को टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फिल्म्स और ऑडियो के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके डीमेरिट्स के संदर्भ में अगर देखेंगे तो शिक्षण की इस विधि में समय के साथ साथ संसाधनों की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है और इंटरैक्टिव वीडियो की नियंत्रण प्रणाली शिक्षण की पहुंच में नहीं होती। अतः यह विद्यार्थी के विकल्प व पसंद के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और इससे उनकी जो अपनी प्राथमिकताएं होती है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना और उनकी मजबूरी बनी जाती है। इस प्रकार यह शिक्षार्थियों के सभी प्रकार के संदेह यानी क्वेरीज यानी डाउट्स को भी शांत कर पाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं है। समझ में आया यह दोस्तों? अगला जो टाइप है यानी अगली जो विधि है मुक्त अधिगम विधि, ही इसे हम ओपन लर्निंग कहते हैं। मुक्त अधिगम विधि शिक्षण की एक सरल, लचीली और प्रभावी विधि मानी जाती है और इस विधि के तहत विद्यार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधन और सामग्री, उपकरण व आवास की आवश्यकता न्यूनतम स्तर पर होती है या नहीं। इस प्रकार इसमें विद्यार्थी पर शिक्षण में प्रवेश के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है दोस्तों। और इस विधि के जो मेरिट्स माने जाते हैं उन मेरिट्स को देखेंगे। शिक्षण की मुक्त अधिगम विधि विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करता है। यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है दोस्तों और यह विद्यार्थियों में सरल व्यवस्था को उपलब्ध कराता है। और इस विधि के जो दोष माने जाते हैं वह इस प्रकार है। यह विधि भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन और शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालन यानी साइकोमोटर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है यानी सक्षम नहीं है। और इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण यह बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर ओपन लर्निंग मेथड में यह एक शिक्षण की सरल,
सहज और लचीली और प्रभावी विधि तो मानी जाती है, परंतु विद्यार्थी की सीखने की जो मानवीय मतलब जो प्रवृत्ति होती है उसमें थोड़ा सा अंतर हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सतत अनुकरण विधि। सतत अनुकरण विधि को ही हम स्टिमुलेशन मेथड कहते हैं और इस विधि के माध्यम से शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित रहेगा या सही रहेगा। और इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां पैदा होती है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती है। इसके बाद प्रशिक्षु यानी ट्रेनी या विद्यार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे, पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। विधि में मशीनरी, उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय यानी रूटीन एक्सपेंडिचर कम होता है और इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर और एक विधि को देखेंगे तो अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है, 13th मेथड है प्रयोगशाला विधि। इसे हम लैबोरेटरी मेथड कहते हैं और यह विधि खोज के सिद्धांत पर आधारित है और जिसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए खोज द्वारा तथ्यों का उल्लेख होता है। और इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा स्वयं ही निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। इसे ही प्रैक्टिकल मेथड भी कहते हैं या जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रयोजनवाद की विधि के समांतर मानी जा सकते हैं। और यह विधि आगमन विधि का ही वृहत एवं विस्तृत प्रयोगात्मक स्वरूप कहलाती है। और इस विधि के जो गुण माने जाते हैं, छात्र द्वारा सिखाया गया ज्ञान रुचिपूर्ण एवं स्थायी होता है और विज्ञान के ज्ञान से अधिकाधिक वृद्धि होती है और प्रयोगशाला में अनुसंधान के साथ साथ ही तथ्यों और संप्रत्यों और वैज्ञानिक निष्कर्षों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। और इस विधि में छात्र विज्ञान के महत्व को समझने में मदद होती है। और यहाँ पर जो दोष बने हैं इसके, यह विधि उच्च वर्ग की कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, केवल अध्ययन काल तक ही उपयोगी मानी जाती है। और यह विधि धन का व्यय अधिक होता है इसमें और साथ ही समय भी अधिक लगता है और यह व्यक्ति केंद्रित विधि मानी जाती है। अब हम देखेंगे पर्यवेक्षण या निरीक्षण विधि। इसे ही हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। और शिक्षार्थी केंद्रित पर्यवेक्षण विधि में विषय के सभी पहलुओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है और यह विधि शिक्षण की एक रोचकपूर्ण पद्धति मानी जाती है, विद्यार्थियों की पूर्ण सक्रियता को सुनिश्चित करती है। और यह विधि कला एवं विज्ञान संकाय दोनों ही विषयों में लोकप्रिय है, किंतु विज्ञान में इसका प्रचलन सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इसके जो गुण माने जाते हैं दोस्तों, कि विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का संचार करती है और विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार अध्ययन अवसरों को प्राप्त करती है। और इसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य सहभागिता के उच्च स्तर स्थापित होते हैं। और इसके जो दोष बने हैं वो इस प्रकार है, छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता इस विधि को और यह विधि सीखने के लिए अधिक समय और संसाधन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और शिक्षण की इस विधि के द्वारा मानविकी के कुछ विषयों यथा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम की शिक्षा यहाँ पर देना संभव नहीं है। अब जो अनुमानी जो विधि है, अनुमानी अन्वेषण विधि, उसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। पहले हमने ह्यूरिस्टिक मेथड को देखा है, उसे ही हम अनुमानी विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह नाम ध्यान में रखिएगा ज़रूर। अब खेल शिक्षण विधि। खेल शिक्षण विधि, यह जो विधि दी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, फ्रोएबल ने दी है और खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या भी उन्होंने दी है। और इस विधि के जो जनक माने जाते हैं वो ब्रिटेन के गणित तज्ञ कोल्डवेल कुक थे और उन्होंने
यहाँ पर पहले गणित विषय में खेल विधि का उपयोग किया था और यह विधि सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जो गुण माने जाते हैं कि खेल के द्वारा छात्रों में सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशल, जैसे कि हम देखेंगे समस्या का समाधान करके तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, संप्रेषण शक्ति और टीम भावना आदि का विकास होता है यहाँ पर। और इस विधि में छात्रों में स्फूर्ति के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है और यह विधि शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, अधिगम, रोचकता और सहजता और ऊर्जा देने वाली विधि मानी जाती है। और इसके जो दोष बने हैं, और इस विधि से बच्चों में खेल की भावना अधिक विकसित होती है, किंतु उनमें सीखने की जो दिलचस्पी होती है या रुचि होती है वो कम हो जाती है और इसमें पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी समझा जा सकता है। और इस विधि में कुछ और विधियां मानते हैं कुछ विद्वान। ह्यूरिस्टिक विधि खेल विधि के अंतर्गत मानते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किंडरगार्टन जो विधि है, ठीक है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि, एक मिनट, हाँ, किंडरगार्टन जो विधि है वो फ्रोबेल ने दिया है और मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी ने दिया है। ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रांग। बेसिक विधि है, ठीक है, बेसिक विधि यह यानी बुनियादी शिक्षा यह महात्मा गांधी जी ने दी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि को भी मैंने पहले ही बताया है। अब यहाँ पर कुछ विधियों को हम देखेंगे दोस्तों। मस्तिष्क उद्वेलन विधि है यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ओशनबर्ग ने दिया है। संवाद कहानी विधि, इसे प्लेटो ने दिया है। रेखीय अभिक्रमित विधि स्किनर ने दिया है। शाकित अभिक्रमित विधि नॉर्मन क्राउडर ने दिया है। पर्यटन विधि यह पेस्टोलॉजी ने दिया है। आगमन विधि के बारे में बताया है। निगमन विधि के बारे में भी बताया है। निगमन विधि के जो प्रवर्तक है अरस्तु और आगमन के बेकन। प्रयोगवाद विधि यानी प्रयोग विधि के जो प्रवर्तक है विलियम वुड और इसका जो उपागम है इकाई उपागम यानी इकाई उपागम ये मॉरिस ने दिया है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने दिया है। समाजमिति विधि जो है जैकोब मोरेन ने दिया है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया है। ड्रेकोली विधि ड्रेकोली ने दिया है। सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी माइक्रो टीचिंग यह दो लोगों ने दिया है, रुचिशन बुश और एलन ने। और प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक। मूल्यांकन विधि J.S. राइस। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक, इसे ही प्ले मेथड कहते हैं। और डॉल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। तो इस प्रकार हमने टीचिंग मेथड्स को देख चुके हैं दोस्तों।